चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यूरोपियन यूनियन। अभी हम देखेंगे उसका सेकंड पार्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या फिर आसियान। तो शुरू करते हैं। अब ये जो कंट्रीज़ थी ना, इनको एक एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ, जो यूरोपियन नेशंस जो थे और साथ में जो जापानीज़ थे, वो लोग अपनी कॉलोनीज़ डेवलप कर रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के ड्यूरिंग और उसके बिफोर, यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड तब चल रहा था तब, और वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले ये जो एशियन नेशंस थे ना, साउथ ईस्ट एशिया के, इन्होंने बहुत सफ़र किया था। कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, उनको बहुत अच्छी तरीके से सफ़र कर रहे थे लोग। कैसे? क्योंकि उस जगह पे यूरोपियन तो कॉलोनियलिज्म को बढ़ा ही रहे थे अपना, बट साथ में जो जापान था ना, वो भी आके वहाँ पे कर रहा था। लाइक हमने सुना था अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर की जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने जापानीज़ की हेल्प ली थी एंड वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट तक आ गए थे। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट तक आए तब उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो थे उनको भी कॉन्क्वर किया होगा, उनके थ्रू भी वो गए होंगे। तो यहाँ पर ये लोग सफ़र कर रहे थे यूरोपियंस और जापानीज़ के कॉलोनियलिज्म से। तो अब सफ़र कर रहे थे, जैसे अगर हम लोग इंडिया के देखें तो अपन ने भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, अपना कल्चर भी ख़राब हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है उसके चक्कर में। तो ये भी सफ़र कर रहे थे, और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ना कॉलोनियलिज्म के, ये इकोनॉमिक भी थे और पॉलिटिकल भी थे। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करना था इन लोगों को। और इनकी प्रॉब्लम्स थी कैसी कैसी? इनको अपना नेशन बिल्ड करना था। ये बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, तो ये जो गरीबी थी इससे बाहर निकलना चाहते थे। ये इनकी प्रॉब्लम थी। एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी उतनी अच्छी डेवलप्ड, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। साथ ही साथ में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ, दो पावर्स बने, तो इनके ऊपर एक प्रेशर भी था कि हम कौन सी पावर को सपोर्ट करें, किसके साथ में अलाइन हो। तो उसका प्रेशर भी इनके साथ में था। क्या है? नेशन बिल्डिंग, द रेवेजेस ऑफ पॉवर्टी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, प्रेशर टू अलाइन विद वन ग्रेट पावर, कोल्ड वॉर के दौरान। अब ये जो सारे जो थे ना चीज़ें, ये सारी की सारी कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज थे उस कंट्री के अंदर। मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब एंड हुआ तो उनको ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इन सभी को कन्फ्रंट करना था। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स थी ना, ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन थी। कॉन्फ्लिक्ट का वो जो रीजन था पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, वो जो कंट्री थी, उस कंट्री के अंदर ये जो सारे रीजन्स हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्ट के थे। अब क्या लिखा है? Efforts at Asian and Third World unity, such as the Bandung Conference and the Non-Aligned Movement, were ineffective in establishing the conventions for informal cooperation and interaction. अब क्या हुआ? इन्हें पता था कि इनकी क्या प्रॉब्लम है और क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इनकी कंट्री में। अब साथ ही साथ में क्या हुआ ना, उस दौरान एक और चीज़ हो रही थी दुनिया में। एक हुई थी बांदुंग कॉन्फ्रेंस और एक चल रहा था द नॉन अलाइन मूवमेंट। इसमें क्या था, और ये जो थे ना, ये एशियन कंट्रीज़ और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना, यानी देखो फर्स्ट वर्ल्ड तो यूएस वाली साइड वाली या वेस्टर्न यूरोप वाली आ गई, सेकंड वर्ल्ड आ गई जो सोवियत यूनियन के साथ में थी वो वाली कंट्रीज़, और जो बाकी जो कंट्रीज़ डेवलप हो रही है ना करेंटली, जैसे एशिया की कंट्रीज़ हो गई, अफ्रीका की कंट्रीज़ वगैरह हो गई, तो इन कंट्रीज़ को बोला जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी ना, इनकी यूनिटी के लिए कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जैसे बैंडवांग कॉन्फ्रेंस थी, और एक नॉन अलाइन मूवमेंट चल रहा था कि ये जो दो सुपर पावर है ना, कोल्ड वॉर में जो दो सुपर पावर थे, हमें इन दोनों के साथ में ही अलाइन नहीं होना है, हमें नॉन अलाइन रहना है। तो ये जो दोनों थी ना, ये जो थी ये इनफेक्टिव थी, ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे ना उनके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो थे ना, वो इनफॉर्मल कॉपरेशन और इंटरेक्शन नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे थे, और जो साउथ ईस्ट नेशन थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इनफॉर्मल कॉपरेशन चाहिए था, साथ में इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी चाहिए था। सब कुछ फॉर्मल नहीं चाहिए था, कुछ बहुत अच्छी तरीके से कॉपरेशन चाहिए था। तो इसी वजह से फिर आया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान। अब देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज़ आसियान। 1967 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था। किस किस कंट्री ने एस्टेब्लिश किया था? इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड।
ये कुछ कंट्रीज़ थी, कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन की थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करने के बाद में आसियान बना था 1967 के अंदर। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ये जो आसियान है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देखें तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, एक था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और कुछ थे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इनके इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, साथ में पुअर थे ये लोग, तो पॉवर्टी और इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए इनको इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना था, बढ़ाना था। और साथ ही साथ में जब इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाएगी तो इसी के थ्रू ये लोग सोशल प्रोग्रेस करेंगे और कल्चरल डेवलपमेंट करेंगे। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बाय विच दे वुड डू द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो आता है कि इनको रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना था। सेकेंडरी क्या हो गया? प्रमोट द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। और ये किसके बेसिस पे प्रमोट करेंगे रीजनल पीस और स्टेबिलिटी? ऑन द, मतलब किस पे बेस्ड होंगी ये? बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर। यूएन का चार्टर है, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए, उन प्रिंसिपल्स को और जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करते हुए ये लोग अपने जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया जो है, वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करेंगे। अब क्या होता है कि और कंट्रीज़ और आ जाती, ये जो कंट्रीज़ थी ना, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके साथ में कुछ और कंट्रीज़ आ जाती है, जैसे ब्रूनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर और म्यांमार, कंबोडिया। ये जो कंट्रीज़ थी ना, ये जो 5 कंट्रीज़ हो रहे हैं, इन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। और अब आसियान मिलके बनता है 10 कंट्रीज़ से, और आसियान का ये फ्लैग है। और इसके अंदर ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये राइस स्टॉक्स है, यानी जो चावल है ना, चावल की जो ऐसे शाख होती है ऊपर की, वो है। तो इनसे मिलके इनका बना है। 10 कंट्रीज़ हैं तो 10 पैडी स्टॉक्स हैं, और इसको ये किसका सिंबलाइज करती है? फ्रेंडशिप और सॉलिडारिटी का। और साथ में ये जो एक सर्कल है ये दिखाता है इनके बीच की यूनिटी को। अब जैसे कि यूरोपियन यूनियन था तो उसके अंदर तो अच्छी खासी डिज़ायर थी कि हम वर्ल्ड को रूल करें, हम इम्पोर्टेंट रहें, हम एक सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने, उसकी तरह एक्ट करें। यानी इसमें क्या था, यूरोपियन यूनियन में ऐसा था कि जो बाकी सारी कंट्रीज़ है ना, उनका सब बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, उनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, कॉमन डिप्लोमेसी है। तो ये एक पूरे एक नेशन स्टेट की तरह काम कर रहे थे, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह, कि हम सब के सब यूनाइट होके हम ऐसा करेंगे और दुनिया पे रूल वगैरह करेंगे और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो आसियान नेशंस थे ना, इनकी ऐसी कोई भी डिज़ाइन नहीं थी। ये लोग कैसे करते थे काम? आसियान वे के अंदर काम करते थे। अब हमें ये देखना है कि ये जो आसियान वे है ना, ये क्या है? ये है इंटरेक्शन इन एन इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव मैनर। इसमें क्या है, आसियान वे का क्या मतलब हुआ कि आपस में जो कंट्रीज़ है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया की जो ये वाली कंट्रीज़ हो गई, इन कंट्रीज़ के अंदर इंटरेक्शन होगा। कैसा इंटरेक्शन? जो कि इनफॉर्मल इंटरेक्शन है, साथ में ये एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करेंगे किसी भी मैटर के ऊपर, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट होगा ये, और एक दूसरे के साथ में ये कोऑपरेट करेंगे अच्छे से। तो इस वे को बोला जाता है आसियान वे। साथ ही साथ में इसके साथ इन लोगों ने ये और क्या करने वाले थे, ये जो पर्टिकुलर कंट्री है ना, वाइल रिस्पेक्टिंग द नेशनल सोवरेनिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे आसियान कुछ 10 कंट्रीज़ के ग्रुप से बना है, तो इन्होंने क्या कहा, जैसे यूरोप में तो इंडिविजुअल सोवरेनिटी की कोई बात ही नहीं थी, उनकी तो सेम डिफेंस वगैरह थी। बट जो आसियान है ना, उसमें वो लोग जो कंट्री है, उनके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो मिलके बना है, उस पर्टिकुलर कंट्री की जो सोवरेनिटी है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना सबसे बड़ी बात है। अगर उसका किसी के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी भी मैटर का, किसी बाहर के नेशन के साथ में, या कुछ भी चल रहा है, उसकी खुद की कुछ पॉलिसी है, तो हम उसके अंदर नहीं करेंगे। लाइक सारे जो स्टेट्स हैं बाकी तो एक की तरफ है, बट एक अलग की तरफ है, तो हम उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद में इन्होंने 2003 में आते आते अपना जो व्यू था, अपना काम करने के जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना, उनको ब्रॉडन कर दिया था।
ब्रॉडन इट्स ऑब्जेक्टिव्स बियॉन्ड इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर। अब ये लोग जो यूरोपियन यूनियन है उसके बात पे चलते चलते इन्होंने कुछ आसियान कम्युनिटी एस्टेब्लिश करी। कौन कौन सी थी? 3 पिलर्स बोलते हैं आसियान कम्युनिटी के। कौन से? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। अब जो सिक्योरिटी कम्युनिटी आती है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। देखो, बेस्ड ऑन कन्विक्शन एंड आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। देखो, अब मैं ना इजी तरीके से बिना लाइन पढ़े आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें क्या है, ये इन्होंने कुछ मतलब इनके कुछ कन्वेंशन साइन किए, यानी एक फॉर्मल पेपर है, उन पे उन्होंने कुछ सिग्नेचर वगैरह किए हैं, या कहीं भी ये चीज़ है कि ऐसे हम करने वाले। क्या कि जो अभी चल रहे हैं, जो आउटस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है ना किसी भी रीजन के, कोई टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं, वो आगे चल के बढ़ के जो एक्सक्लेट होके वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं बनने चाहिए। मतलब 2 कंट्री के बीच में जो भी वाद विवाद चल रहा है ना अभी, वो कभी भी आगे जाके बढ़ के आर्म्ड रिबेलियन या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। सो क्या लिखा है? बेस्ड ऑन कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, दे शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशंस। 2003 के अंदर इन्होंने इसके लिए बहुत सारी एग्रीमेंट्स भी करी थी, और जो मेंबर स्टेट्स थे ना, उन्होंने प्रॉमिस किया कि दे विल अपहोल्ड द पीस, वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेंगे किसी भी मैटर के ऊपर, अच्छा कॉपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की जो सुवरेनिटी है, एक दूसरे के जो डिसीजंस है उनके अंदर वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, साथ ही साथ में उस कंट्री के सोवरेन राइट्स की वो रिस्पेक्ट करेंगे। अब ये 2003 में इन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करे थे, उसके तहत इन्होंने ये सारी चीज़ें कही थी। अब आसियान की एक रीजनल फोरम भी है जो 1994 के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्या करता है, जो रीजन है, जो पर्टिकुलर साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ना, वहाँ पर ये करता है कोऑर्डिनेशन करता है सिक्योरिटी में, और जो फॉरेन पॉलिसी है उन कंट्रीज़ की, उसके बीच में क्या लिखा है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो रीजनल आसियान रीजनल फोरम क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑर्डिनेशन कैरी करता है सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में, और एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। अब हम देखेंगे आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी। अभी भी जो आसियान है ना, स्टिल उसका प्रिंसिपल जो है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है इकोनॉमिक एसोसिएशन का। ओके, आसियान जो है इकोनॉमी में बहुत छोटा है। जैसे अगर हम लोग यूएस को देखें, जापान को देखें, या यूरोपियन यूनियन को देखें, तो उनकी कंपैरिजन में जो आसियान की कंट्रीज़ है ना, उनकी इकोनॉमी है ना, वो बहुत छोटी है। बट छोटी होने के साथ साथ में क्या है, ये जो बाकी ग्रुप्स या कंट्रीज़ है ना, इनसे ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रोइंग फास्टर देन ऑल ऑफ दीज। तो आसियान की जो इकोनॉमी है वो भले ही छोटी हो, बट वो ग्रो बहुत फास्ट कर रहे हैं बाकी से, और इसी ग्रोथ के चक्कर में क्या है, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा है उस रीजन में भी और बाकी दुनिया में भी। उनका एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि वो एक कॉमन मार्केट बनाए और प्रोडक्शन बेसिस सेटअप करें। जो आसियान स्टेट्स है ना, उन्हीं के अंदर एक कॉमन मार्केट बनाए और प्रोडक्शन बेसिस बनाएं, किसमें? आसियान स्टेट्स के अंदर, ताकि ये आगे चल के अपना सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। देखो, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। देखो, पहला पॉइंट ये हो गया कि अभी भी प्रिंसिपली तो ये कि इकोनॉमिक एसोसिएशन ही है। साथ में आसियान की जो इकोनॉमी है वो छोटी है बट फास्ट ग्रो करी है, जिसके चक्कर में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा है, और फिर वो कॉमन मार्केट बनाना चाहती है और प्रोडक्शन बेसिस जो है वो सेटअप करना चाहती है आसियान स्टेट्स में, ताकि आगे चल कर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। दे वॉन्ट टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। जो जैसे आप एक व्यापारिक संबंध है किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में, तो क्या होगा, किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर इनके बीच में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स होंगे, तो उनको सेटल करने के लिए एक इम्प्रूव करना चाहती है अपने डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को भी। साथ में ये एक फ्री ट्रेड एरिया बनाना चाहते हैं जो FTA है उसमें, और किस किस के अंदर, इन्वेस्टमेंट में, लेबर में और सर्विसेज के अंदर ये फ्री ट्रेड एरिया बनाना चाहते हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एरिया की इनको इतनी बड़ी स्कोप लगी चाइना और US को, कि इन्होंने ऑलरेडी नेगोशिएट कर लिया है FTA के लिए जो आसियान नेशंस है ना उनके साथ में। जो आसियान था
उसका 2020 का विजन क्या था, आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इतने दिन तो क्या हुआ कि ये लोग आपस में ही कर रहे थे, बट अभी इनका विजन है वो ब्रॉड हो गया और अब ये बोल रहे हैं कि हम बाहर के देशों की तरफ भी देखेंगे। इन्होंने ये एनकरेज करते हैं नेगोशिएशन को, मतलब कोई भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें लड़ाई होने के बजाय, उसमें आर्म्ड रिबेलियन के बजाय ये बोलते हैं कि बैठ के बातचीत कर लो, नेगोशिएशन कर लो। तो ये नेगोशिएशंस को एनकरेज करते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। ये जो कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ईस्ट साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पर कंबोडिया जो कंट्री है, जो एशियन का ही पार्ट है, आसियान का जो पार्ट है, उसी के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। तो ये इन नेगोशिएशन एंड ऑल के थ्रू मेडिटेट किया था, उन कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर दिया था। साथ में ईस्ट तिमोर क्राइसिस भी थे, उनको भी इन्होंने सॉल्व किया है। और ये एनुअली मिलते हैं, इनकी मीटिंग एनुअली होती है ताकि ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उनके ऊपर, उनके बीच में कॉपरेशन को डिस्कस कर सके। देखो करंटली जो आसियन जो नेशंस है ना, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, वो एक अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर और इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है वो इकनॉमीज़ जो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जैसे कि इंडिया और चाइना। अब इंडिया और चाइना के लिए इनकी जो पोजीशन है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव कैसे हैं, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ना वो अच्छी है कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर के तरीके पे और ट्रेडिंग पार्टनर के तरीके पे। तो इंडिया और चाइना क्या कर रही हैं, इनके साथ में इन्वेस्ट और ट्रेड करना चाहती है। जो कोल्ड वॉर का टाइम था ना, अब हम इंडिया की स्टैंड देखते हैं कि इंडिया की स्टैंड क्या थी। जो कोल्ड वॉर का टाइम था ना, उस टाइम पे इंडिया ने प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया था जो आसियान नेशंस है ना उनको। बट अभी रीसेंट नेशन के अंदर वो ट्राई कर रही है कुछ अमेंड्स लाने का। जैसे इंडिया की कुछ पॉलिसी है लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके तहत वो क्या करती हैं, जो आसियान नेशंस हैं इनके साथ में चाइना, जापान, साउथ कोरिया जो है इनके साथ में इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही है अपनी लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी से। साथ ही साथ में अभी रीसेंट ईयर्स के अंदर इंडिया ने FTA साइन किया है मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड के साथ में, जो कि 2010 से इफेक्ट के अंदर भी आ गया। अब आती है राइज ऑफ द चाइनीज़ इकनॉमी। देखो चाइना में भी पहले राजा वाला सिस्टम था, फिर रिवोल्यूशन हुआ, फिर कम्युनिस्ट आए, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, दैन उन्होंने अपनी इकनॉमी को कैपिटलिज्म के अंदर कन्वर्ट वगैरह किया। तो ये सारा प्रोसेस क्या था, चाइनीज़ इकनॉमी कैसे बढ़ी, वो जो जगह है वो अभी हम देखेंगे, जो रीजंस है वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, चाइना का जो इकोनॉमिक सक्सेस हुआ था ना 1978 से, जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसको अभी लिंक किया जा रहा है उसके राइजिंग पावर से, कि अगर 1978 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं होती तो अभी ये पावर में इतना अच्छा नहीं कर रहा होता। तो उसका जो राइज इन पावर है ना वो इकोनॉमिक सक्सेस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, जो कि 1978 से शुरू हुआ था। अब ये जो चाइना है ये वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ओके। और ये ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो US है ना उसको ओवरटेक कर लेगी ये बाय 2040 एंड लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की। देखो इकोनॉमिक सक्सेस को लिंक किया जा रहा है राइज एंड ग्रोथ ऑफ पावर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये जो US है उसको ओवरटेक कर लेगी और बाय 2040 बन जाएगी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकनॉमी इन द वर्ल्ड। जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है रीजन के अंदर, लाइक एशिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट या ईस्ट रीजन है वहाँ पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी कर रही हैं ये साथ में। तो इसकी वजह से जो रीजनल अफेयर्स है ना एशिया के, उसमें भी चाइना का बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस बढ़ा है। चाइना की पावर ये है, जो पावर आ कहाँ से रही है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस पावर ऑफ चाइना, सोर्स क्या है, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, साथ में उसमें पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो उसकी पॉपुलेशन वो जो है बहुत लंबे चौड़े जगह पे फैली हुई है, तो वो जो लैंड मास है वो अब लंबी जगह है, बहुत डाइवर्स जगह है वो, तो वहाँ पर रिसोर्सेज भी अच्छे मिलेंगे। और साथ ही साथ में उसकी जो रीजनल लोकेशन है ना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से चाइना को पावर मिल रहा है। अब देखो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुई थी 1949 के अंदर, ठीक। उससे पहले जो थी वो
चाइना अलग है और उसके बाद में जो चाइना हुई वो अलग है। तो हमें पहले का नहीं पढ़ना है, उसके बाद का पढ़ना है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1949 के अंदर। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था जिसके लीडर माओ थे। उस कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को फॉलो करते ही बना था चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 के अंदर। अब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था तो अब हम देखेंगे कि जो इनकी इकोनॉमी थी ना उस टाइम पे 1949 वाले टाइम पे, उसके बाद में जो शुरू हुई वो पहले सोवियत जो मॉडल हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड थी। इसमें क्या था कि जो स्टेट है ना, स्टेट हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाएगा और वो इंडस्ट्रीज़ होगी, उनका ओनर भी कौन होगा? स्टेट होगा। टू क्रिएट स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़। साथ ही साथ में इन हैवी इंडस्ट्रीज़ को बनाने का पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? उसका वो पैसा होगा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उससे जो धन लाभ हुआ है इनको, वो जो कैपिटल अर्न किया है एग्रीकल्चर से, वहाँ से इनको पैसा आएगा, वो पैसा लगाएंगे ये हैवी इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने में जो कि स्टेट ओन्ड होगी। अब सोवियत मॉडल पे था तो क्या हुआ, चाइना ने अपनी जो टाइज थी ना उनको काट दिया कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड था उसके साथ में, और ये अपने ही ऊपर डिपेंड हो गया, अपने रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड हो गया। और साथ में इसको कुछ एड्स और एडवाइजेस मिल रही थी सोवियत यूनियन से कुछ टाइम के लिए। तो ये दो थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसके खुद के रिसोर्सेज वो खुद, और साथ में थोड़े टाइम के लिए जो एड एंड एडवाइस मिली थी सोवियत यूनियन से। अब क्या हुआ, अब जब इन्होंने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ में अपनी टाइज ही कट कर दी है तो क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज तो जो था उसकी इनको कमी होने लगी। अब जब कमी होने लगी ना तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो इम्पोर्ट कर रहे थे ना उसको हम डोमेस्टिक गुड से ही सब्सटीट्यूट कर देंगे। मतलब कि कुछ सामान ये इम्पोर्ट कर रहे थे दूसरी कंट्रीज से, अब इनके पास में फ़ॉरेन एक्सचेंज बचा ही नहीं है, बहुत कम हो गया। तो इन्होंने कहा कि अपनी जो कंट्री ना उसी के अंदर हम लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे उस चीज़ को, ताकि इनको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एस्टेब्लिश फाउंडेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। देखो अब ये जो सोवियत मॉडल पे चल रहा था इसमें क्या हो रहा था, ये अपनी कंट्री के जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करते हुए क्या बना रहे थे, एक अच्छी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की फाउंडेशन एस्टेब्लिश करी थी इन्होंने। मतलब उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जो अभी हम देख रहे हैं। इन्होंने एक अच्छी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की फाउंडेशन से एस्टेब्लिश कर दी थी। साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर था, वो सिटीज़न को अश्योर किया था कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो आपको हेल्थ एजुकेशन वगैरह बाकी जो सोशल वेलफेयर की जो चीज़ें हैं, सैनिटाइजेशन वगैरह, वो सब आपको अश्योर की जाती है। प्रॉपर लिविंग कंडीशन जो है वो अश्योर की जाएगी। और जो बाकी जो डेवलपिंग नेशंस थे ना उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, दे मूव्ड अहेड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। अपनी कंट्री में अपने लोगों को जो ये हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे ना, ये बाकी डेवलपिंग नेशन से बहुत आगे था। इनकी इकोनॉमी जो वो टाइम था ना, उस टाइम पे 5 to 6% पर ईयर के रेट में ग्रो कर रही थी। साथ ही साथ में इनकी जो पॉपुलेशन थी वो भी ग्रो कर रही थी 2 to 3% से। अब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 2 to 3% से और इकोनॉमी ग्रो कर रही है 5 to 6% से। तो इतनी पॉपुलेशन के लिए इतनी ये ग्रोथ जो है ये इनफ है क्या? नहीं, ये इनफ नहीं थी। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी कि इट वॉज जो इकनॉमी थी ना, इट वॉज इनसफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग नीड्स। ओके, सेकंड था कि जो एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन बढ़ रही तो एग्रीकल्चर है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा आपके पास में। अब एग्रीकल्चर सफिशिएंट ही नहीं है तो एग्रीकल्चर के ऊपर धन लाभ कैसे होगा आपको? वो भी नहीं होगा। अब वो नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर? इन्वेस्ट करने के लिए सरप्लस जो आ रहा था एग्रीकल्चर से वो आएगा ही नहीं, तो इन्वेस्ट करने के लिए भी नहीं होगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना, कुछ प्रॉब्लम्स थी। पॉपुलेशन राइज हो रही थी, जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो उसकी वजह से जो हमने प्रॉब्लम्स देखी थी यूएसएसआर के अंदर, सोवियत यूनियन के अंदर, वो सेम इकोनॉमिक स्टेगनेशन वाली प्रॉब्लम्स चाइना के अंदर भी हो गई। अब क्या हुआ, ये जो प्रॉब्लम्स थी ना इनको सॉल्व करना है हमें जल्दी। ये चाइनीज़ लीडर्स बहुत जल्दी समझ गए थे। तो चाइनीज़ लीडर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, मतलब ये जो प्रॉब्लम आई उसको कैसे सॉल्व किया और धीरे धीरे इन्होंने इकोनॉमी में कैसे राइज हुआ ये उसके
स्टेप्स थे, और अभी जो हम देख रहे थे वो उसका प्रीलूड था। तो देखते हैं। जो चाइनीज़ लीडर्स थे ना, उन्होंने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की जो प्रॉब्लम थी उसको समझ लिया था, और वो चाहते थे कि कुछ अच्छे मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आए। तो वो कुछ मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आए। इनके तहत इन्होंने क्या किया, जो वेस्ट के थ्रू जो कैपिटलिज्म से चाइना ने टाइज कट कर ली थी ना, इन्होंने वो जो कट करी थी ना, जो आइसोलेशन ये जो बना के रख रहे थे, उसको ख़त्म करना चाहा। कौन से को? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन को इन्होंने एंड करने की एक पॉलिसी लेकर आए लोग। और इसी को एंड करते हुए इन्होंने यूएसए के साथ में रिलेशनशिप बनाया है। कब? 1972 के अंदर। जो सेकंड रिफॉर्म था वो ये वाकई वहाँ के जो प्रीमियर थे, प्रीमियर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जो प्रीमियर जाओ इनलाई थे, उन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन के 4 तरीके को प्रपोज किया 1972 के अंदर। जो था क्या हुआ, यूएसए के साथ में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई, और 1973 के अंदर 4 मॉडर्नाइजेशन के तरीके बताए प्रीमियर जाओ इनलाई ने। कौन से? एक तो हमें एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन लेकर आना है, इंडस्ट्री में लाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर लेकर आना है, और मिलिट्री के अंदर लेकर आना है। फिर जो थर्ड है वो है कि देंग शाओपिंग जो थे, उन्होंने अनाउंस किया क्या, ओपन डोर पॉलिसी। अब ओपन डोर पॉलिसी का क्या है, इन्होंने आइसोलेशन को तो ख़त्म कर दिया, रिलेशनशिप तो बना लिया, बट अभी भी उस कंट्री के जो लोग थे ना, जो दूसरे बाहर की कंट्री से, वो कंट्री अभी चाइना में आके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी। तो ये करे, इसके लिए बनाई गई थी ओपन डोर पॉलिसी। कब? 1978 के अंदर। और साथ ही में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी थे। देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टू उन्होंने प्रमोट किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट हो सके, और साथ ही साथ में बाहर से इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करना भी शुरू किया। फोर्थ था कि इन्होंने इतनी देर इनकी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड कैसे थी? स्टेट है, स्टेट ही सब कुछ ऑन कर रहा है, ओके, साथ में ये बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे। तो बहुत सारी जो थी उसमें क्या हुआ, इनकी जो इकोनॉमी थी ना वो थोड़ी क्लोज थी, वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं थी। तो अब इनका जो फोर्थ स्टेप ये था कि इन्होंने मार्केट जो इकोनॉमी थी ना उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जब देखो सोवियत यूनियन में जब मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया था, स्टेट ओन से प्राइवेट ओन बनाए थे उनको, तो वहाँ के जो लोग थे उनको शॉक थेरेपी लगी थी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत बुरे थे। तो क्या चाइना ने जब मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करी तो उनको शॉक थेरेपी नहीं लगी क्या? नहीं, उनको नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि देखो यूएसएसआर जो था वहाँ पर क्या हुआ, एकदम सडन चेंज आया एकदम करके। बट जो चाइनीज़ लोग थे वो स्मार्ट थे, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो चेंजेस लेकर आए। दे टुक ग्रेजुअल स्टेप्स एट देयर ओन पेस। कैसे? देखो, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किया उन्होंने एग्रीकल्चर का 1982 के अंदर। अब साथ में ही उन्होंने इंडस्ट्री का नहीं किया था, इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए वो रुके थे। अब बाद में क्या किया उन्होंने, 1998 में इंडस्ट्री थी ना उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। शुरू में एग्रीकल्चर का क्या था 1982 के अंदर ही, बट 1998 तक इंडस्ट्री थी ना वो तो स्टेट ओन्ड ही थी। तो इन्होंने पहले एग्रीकल्चर को आराम से एस्टेब्लिश कर लिया, फिर इंडस्ट्री थी उसका प्राइवेटाइजेशन किया। उसके बाद में जो ट्रेड बैरियर्स जो लगा रखे थे फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में, उनको एलिमिनेट कर दिया था। कुछ पूरी कंट्री में ने, कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ही। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से शॉक थेरेपी नहीं लगी थी। और मार्केट इकोनॉमी है ना उसको इंट्रोड्यूस करने में स्टेट का ही बहुत बड़ा मेजर पार्ट था। देखो अब ये ना एक कार्टून आया है उसमें, इसमें एक साइड तो जो है वो उनके कम्युनिस्ट को दिखा रहे हैं, और एक साइड जो है उनके जो कैपिटलिज्म है ना उसको दिखा रहे हैं। उससे जो चाइना नाम की जो साइकिल है ना वो चल रही है। कैसे चल रही है? देखो, जो उनका जो बाकी जो सिस्टम है ना, पॉलिटी जो है उनकी, वो तो कम्युनिस्ट पे बेस्ड ही है, बट उनकी इकोनॉमी है वो कैपिटलिज्म पे बेस्ड है। तो एक मिक्सचर है चाइना का, और वो मिक्सचर इसको सपोर्ट कर रहा है इस साइकिल को, आई मीन चाइना रूपी जो ये साइकिल है ना उसको। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इन्होंने जो सुधार वगैरह जो करे ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये लिख रहा है, उनके रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? देखो,
नो इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प टू ब्रेक द स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था उसको ख़त्म करने में इन्होंने हेल्प किया। साथ ही साथ में जो एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया ना, तो प्रोडक्शन बढ़ा। लाइक सरकार के अंदर लोग कम काम कर रहे थे क्योंकि सबको बराबर बराबर मिल रहा था, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, अब लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे थे तो प्रोडक्शन बढ़ा। तो जो लोग थे, रूरल जो लोग थे, उनकी इनकम भी बढ़ी, इनकम बढ़ी तो उनकी सेविंग बढ़ी, सेविंग बढ़ी ना, तो जो रूरल इकोनॉमी थी वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, मतलब इकोनॉमी, रूरल रीजन की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी। और सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पर भी ये सेम चीज़ें हुई। अब नए ट्रेडिंग लो और स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन्स थे ना, वहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी राइज हुई, फॉरेन ट्रेड राइज हुई तो फॉरेन एक्सचेंज जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, ये भी बाहर जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हुआ कि दे बिकेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन, चाइना पूरी दुनिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज थे, लोग बहुत ज़्यादा थे, इनको काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ इन्होंने बना दी थी कि जो फॉरेन से लोग आएँ वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करें। तो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया था ये फॉरेन कंट्रीज़ के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आता है इनका जो एक्सचेंज कम हो गया था ना, वो वापस बढ़ गया। अब इनकी इकोनॉमी बड़ी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लग गए, तो इनका जो फॉरेक्स रिजर्व्स था या एक्सचेंज टू रिजर्व्स था ना, वो वापस बढ़ा। अब बढ़ा तो क्या हुआ, अब चाइना है ना, चाइना ने भी दूसरी जगह पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए। और फिर धीरे 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 आते आते 2001 के अंदर WTO में भी पार्ट बन गए। देखो चाइना प्लान्स, अब चाइना, इसका कंक्लूजन क्या है, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट, इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि चाइना प्लान्स टू डीपन इट्स इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। चाइना है वो अपना जो खुद का रोल है ना वो बढ़ाना चाहती है, डीप करना चाहती है इंटीग्रेशन के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है ना उसके अंदर चाइना अपना रोल बहुत बढ़ाना चाहती है। और साथ ही में चाइना चाहती है कि वही वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर का फ्यूचर के अंदर शेप बताए कि वो कैसी होगी, उसी को वो शेप करे। अब देखो अच्छी चीज़ें भी थी बट कुछ फ्लॉज भी थे, अच्छी चीज़ें हमने देख ली बट ये नहीं हुआ कि जो सब लोग थे ना उनको बराबर बराबर बेनिफिट्स मिले इस ग्रोथ के, कुछ लोग थे जिनको नहीं मिले। कैसे, फ्लॉज क्या थे कि नॉट एवरीवन रिसीव्ड द रिफॉर्म बेनिफिट, सब लोगों को रिफॉर्म के बेनिफिट्स नहीं मिले थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, ओवर 100 मिलियन जो लोग थे वो जॉब्स ढूंढ रहे थे। फीमेल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, साथ में जो वर्कर्स की वर्क कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो 18-19 सेंचुरी में जो यूरोप में वर्कर्स की कंडीशन थी ना उतनी ख़राब थी वहाँ पे वर्कर की कंडीशन। फिर इतना डेवलपमेंट हुआ अचानक से, तो इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगा और बहुत ज़्यादा होने लगा। अब करप्शन भी बढ़ गया वहाँ पर, और साथ ही साथ में क्या हुआ, जब सबको बराबर रिफॉर्म के बेनिफिट्स नहीं मिले तो क्या हुआ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गई वहाँ पे, अर्बन और रूरल के अंदर भी। साथ में जो इनलैंड और कोस्टल रीजन है वहाँ पे, देखो कोस्टल में ट्रेड होगी तो कोस्टल वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा रिच हो गए कंपेयर टू द इनलैंड रीजन। तो जगह जगह पे जैसे दो शहर सोच लो, एक तो समुद्र के तट पे शहर है जो पोर्ट वाला शहर है वो है, एक नॉर्मल इनलैंड शहर है। तो क्या हुआ, और एक रूरल एरिया है, तो रूरल और अर्बन के अंदर तो वैसे ही है, और वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी इनइक्वालिटी हो गई इकोनॉमी में। इसका कंक्लूजन ये निकल के आया पूरे का, चाइना की पूरा जो टॉपिक है उसका कंक्लूजन देख रहे हैं अब। पहले कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट देख रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के, उसके बाद में उसके फ्लॉज थे वो देखिए। अब देखेंगे हम कंक्लूजन, वो क्या है कि चाइना बिकेम ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, इट क्रिएटेड इंटरडिपेंडेंसीज फॉर कंट्रीज़। देखो अब उसने क्या क्या ट्रेड करी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ में, तो कुछ कुछ सामान ऐसे, कुछ गुड्स उन्होंने सस्ते बेचे, ज़्यादा महंगे बेचे करके उनकी जो एक पॉलिसी थी ना उनकी तरह, उन्होंने जो कंट्रीज़ थी उनके साथ में इंटरडिपेंडेंसी फॉर्म कर ली, यानी वो कुछ कंट्रीज़ है जो इस पर डिपेंड हो गई। अब जब डिपेंड हुई तो जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस और बढ़ गया उन ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर। और जो इसके इश्यूज़ चल रहे थे US, रशिया, जापान के साथ में, ये जो इश्यूज़ जो चल रहे थे ना इसके रशिया, जापान वगैरह, इसको भी इसने इकोनॉमिक कंसिडरेशन के साथ में ही सॉल्व कर दिया। और ये होप करता है कि जो ताइवान है, देखो ताइवान को इंडिया जो है एक अलग कंट्री मानता है, ताइवान वाले जो है वो भी चाइना को अलग समझते हैं, खुद को अलग समझते हैं, बट चाइना जो है ना इसी को खुद का एक पार्ट समझता है। तो वो ताइवान वाला जो इश्यू है ना इसको भी रिजॉल्व करेगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से ही।
और साथ में जो आशियान नेशंस थे उनमें भी ऐसा था कि चाइना बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम किया करेगा। तो जो फियर था उन कंट्रीज़ के अंदर वो भी इन्होंने मिटिगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। कैसे? उन्होंने 1997 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे ना, उसके अंदर चाइना ने हेल्प करी थी। साथ ही साथ में अब जो चाइना है वो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो है उसकी जो कंट्रीज़ है उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे अब वो धीरे धीरे एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। अब हम देखेंगे इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे थे। देखो, इंडिया और चाइना इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म आया था उससे पहले एशिया के अंदर, ये खुद दोनों बहुत बड़े पावर्स हुआ करते थे। बट क्या हुआ, चाइना और इंडिया का आपस में ना क्या हुआ कि कोई संबंध नहीं था, कहीं पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा था, तो ये एक दूसरे को उतने तरीके से जानते नहीं थे। देखो कैसे कॉलोनियलिज्म था उससे पहले चाइना था, चाइना का इन्फ्लुएंस हुआ करता था उसकी बॉर्डर में पास जो रीजन है ना उसमें, जैसे कोरिया की जो डायनेस्टी है, मंगोलिया, इंडो चाइना, तिब्बत वगैरह, इन्होंने जो चाइनीज़ लीडर्स थे, जो चाइना के जो किंग थे, उनकी जो अथॉरिटी थी ना उसको एक्सेप्ट कर रखा था, तो चाइना का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। सिमिलरली इंडिया के जो राजा थे, इंडिया के जो एम्पायर्स वगैरह थे, उनका भी इन्फ्लुएंस था बियॉन्ड बॉर्डर्स, मतलब इंडिया यहाँ पे ख़त्म हो जाती है बट इंडिया के जो कंट्रीज़ है ना उनका बाकी कंट्रीज़ थी उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस था। बट क्या हुआ, और ये इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल तीनों था। अब दोनों को मिला के बात करें, बट क्या हुआ, ये जो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, कुछ इंडिया के थे कुछ चाइना के थे, ये आपस में ओवरलैप कभी नहीं हुए, बहुत रेयरली बाई चांस थोड़ा सा हो गया होगा, बाकी नहीं हुए। मतलब दोनों के सेम रीजन में कभी ओवरलैप नहीं हुआ है किसी भी। तो इनका क्या हुआ ना, आपस के अंदर ये लोग एक दूसरे से फेमिलियर नहीं थे इतने, इनके इंटरेक्शन इतनी नहीं थी, बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन थी, तो एक दूसरे को ये उतना जानते ही नहीं थे। ये नेबर्स थे ऑल दो, बट ज़्यादा कोई इंटरेक्शन वगैरह नहीं था। वही यहाँ लिखा है कि रीजन्स विद इन्फ्लुएंस रेयरली एवर ओवरलैप्ड and hence no interaction among the two or limited interaction. Neither of the two were familiar with each other. अब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद में एक ऐसी होप आई थी कि जो एशिया है और जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, उनका जो फ्यूचर होगा उसको साथ में बनाएंगे। कौन? इंडिया एंड चाइना। पर ये जो होप थी ना, देखो धीरे धीरे वो बात भी चलने लगी थी कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो बट ये जो हिंदी चीनी भाई भाई वाली ये जो चीज़ हम लोग कर रहे थे ना, ये धीरे धीरे जाके चाइना ने गलत प्रूव कर दी। कैसे? चाइना का एग्रेशन जो था, चाइना ने इंडियन बॉर्डर के ऊपर जो एग्रेशन दिखाया था ना, उसने उस होप को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए थे इंडिया और चाइना में। चाइना ने कैसे कब बढ़े थे, जब चाइना ने तिब्बत का 1950 के अंदर टेक ओवर कर लिया था। साथ ही साथ में जब साइनो इंडियन बॉर्डर थी उसका सेटलमेंट था, तब भी डिफरेंसेस बढ़े। और फिर रही सही कसर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में कर दी, जो 1962 का जो वॉर था, अपना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था, टेरिटोरियल क्लेम्स। देखो चाइना बोलता था कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का जो अक्साई चीन रीजन है ना वो उसका है, और हम कहते थे कि हमारा है। इसके चक्कर में 1962 के अंदर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुए। अब ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट थे ना, उन्होंने लंबे टाइम के लिए इम्प्लीकेशंस छोड़ दी थी इन दोनों कंट्रीज़ के आपस में रिलेशन के अंदर। कैसे? जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे ना वो 1976 तक कुछ हुए ही नहीं। 1962 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बट 1976 तक ये स्ट्रेन रहे थे। उसके बाद में इन्होंने जो दोनों कंट्रीज़ थी, इंडिया और चाइना, इन्होंने कोशिश करी कि हम अपने रिलेशंस को ना इम्प्रूव करें। और इसी टाइम के आसपास जो चाइना की जो लीडरशिप थी वो भी चेंज हुई, तो वो भी ये चाहती थी कि जो मतलब वो भी प्रिपेयर करी थी इस सेटलमेंट को, ये जो इशू है उसको, जो जिस भी इशू के बारे में जो भी इशू है उनके सेटलमेंट को जल्दी से जल्दी काम करे, जल्दी जल्दी उसको रखे और कंट्री के साथ में रिलेशंस है वो इम्प्रूव करे। अब क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई। 1981 के अंदर कुछ बॉर्डर टॉक्स हुए थे दो कंट्रीज़ के आपस में, कुछ मीटिंग्स हो रही थी, सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई थी ये बॉर्डर से रिलेटेड 1981 के अंदर। फिर जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, तो जो दोनों कंट्रीज़ थी ना, उन्होंने उनकी कुछ स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक जो रिलेशंस थे ना, उनके ऊपर भी उन्होंने कॉमन मिल के कुछ काम करे थे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो आगे जाके किसी। जैसे अगर एनर्जी हम लोग कहीं से खरीदें और चाइना भी कहीं से खरीद रही है, तो आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा हो वैसे। फिर राजीव गांधी जो थे, उन्होंने दिसंबर 1998 के अंदर विज़िट की थी चाइना को, जिससे ये रिलेशंस थे ये फर्दर इम्प्रूव हो रहे थे।
अब धीरे धीरे दोनों कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने मेजर लेना शुरू किया ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको ख़त्म कर सके, उसको वहीं तक रोक के रख सकें। कल्चरल और साइंस एक्सचेंजेस भी हुए, साथ ही साथ में इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए उन्होंने, ट्रेड के लिए क्या हुआ, 4 बॉर्डर पोस्ट थी वो खोल दी गई। और जो इंडिया चाइना की बायलैटरल ट्रेड है ना एक दूसरे के साथ, वो है $84 बिलियन की, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। साथ ही साथ में उन्होंने जो ये कोऑपरेट करने की एग्री किया कि कुछ एरियाज़ जहाँ पे इनके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ना, उन एरियाज़ में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट जो हो सकते हैं उनके लिए हम कोऑपरेट करेंगे। एग्री किया उन्होंने कोऑपरेट करने के लिए। देखो 1998 का जो टाइम था जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, वो न्यूक्लियर टेस्ट करे थे उन्होंने कि हमें चाइनीज़ लोग हैं ना उनसे खतरा है, वो हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए। ये जस्टिफाई भी था कि चाइना की तरफ से थ्रेट है, बट स्टिल ये जो रीजन था इसकी वजह से कोई रिलेशन ख़राब नहीं हुए थे, ऐसे बढ़ने की कगार पे थे। जो 2 कंट्रीज़ थी आपस में, वो ट्रेड, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट से लिंक हो रही थी। साथ में एक कंट्री और दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे की कैपिटल्स में आ रहे थे, विज़िट कर रहे थे, बायलैटरल जो विजिट्स थी वो फ्रिक्वेंट होती जा रही थी। बट रिसेंटली दोनों कंट्री का जो रिलेशन है उसमें डाउन स्लाइड आया। डाउन स्लाइड कैसे आया, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, हम लोगों ने देखा था कोविड जो टाइम था, कोविड जो एरा था वहाँ पे, उस टाइम से कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स चले आ रहे हैं। साथ में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है उसके तहत कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। लाइक अपना जो कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने ये जो कॉरिडोर बनाया तो वो उसके थ्रू भी जाता है, बट वो इंडिया का है तो चाइना वहाँ पे कैसे बना सकता है, ऐसे करके कुछ और प्रॉब्लम्स है ना वो भी आई। और साथ ही साथ में चाइना सपोर्टेड पाकिस्तान इन काउंटर टेररिज्म इन UN। जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऐसे आरोप लगाया कि ये टेररिज्म फैलाता है, इसको टेररिज्म को काउंटर करना चाहिए, तब जो चाइना थी ना उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था कि नहीं नहीं पाकिस्तान में कोई टेररिज्म नहीं है, पाकिस्तान नहीं करता है इस चीज़ को सपोर्ट करके। तो उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था जब इंडिया ने काउंटर किया था टेररिज्म को यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो ये कुछ रीज़न थे जहाँ पे ये धीरे धीरे रीसेंट डाउन स्लाइड हो रहा है। पहले ऐसे लगा था कि इम्प्रूव हो जाएंगे, बट रिसेंटली डाउन स्लाइड हो रहे हैं काफ़ी। तो यही था एंड ऑफ चैप्टर। आपने फीडबैक्स देना, कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखना, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। ओके बाय।